ओके, वी वर डिस्कसिंग द सिकल सेल डिज़ीज़ के जो क्लिनिकल फीचर्स हैं उनको। तो आप ये सोचें कि हमारी बॉडी का कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं होगा जो सिकल सेल डिज़ीज़ से इफ़ेक्ट ना हो, बस ये माइंड में आपने रखना है। तो हम देखते हैं कि क्या होता है आइज़ के अंदर। क्या होगा जब आइज़ को, रेटिना को ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होगी वेज़ोक्लियन की वजह से, तो बैकग्राउंड रेटिनोपैथी होगी, प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी होगी और विट्रस ब्लीड्स होंगे। सीएनएस में क्या होगा, सब रेटिनॉइड ब्लीड, मतलब कि सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, इस्केमिक स्ट्रोक होगा। फिर वी हैव द पल्मनरी। पल्मनरी में क्या होगा, सिकल चेस्ट एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम होगा, इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाएंगे, पल्मनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी। बोन्स की बात करें तो ऑस्टियोमाइलाइटिस हो जाएगा, मोस्ट कॉमनली सैल्मोनेला इन्फेक्शन। इसमें होता क्या है एक्चुअली कि जो हमारी होती है ना साल्मोनेला इन्फेक्शन, दिस इज़ बिकॉज कि स्प्लीन जो होती है ना उसको भी ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा होता, स्प्लीनिक इन्फेक्शन हो जाती है। ठीक है, तो ऑटो स्प्लीनेक्टमी हो जाती है इन लोगों में। ये नहीं है कि हमने स्प्लीन रिमूव की तो फिर स्प्लीन गई, नहीं, यहाँ पे स्प्लीन रिमूव करने से पहले ही क्या होता है कि उसको ब्लड सप्लाई नहीं जा रही होती, स्प्लीनिक इन्फार्क्ट्स हो जाते हैं, स्प्लीन ऑटो स्प्लीनेक्टमी हो जाती है। इन लोगों की स्प्लीन जो है वो काम करना छोड़ देती है, उसकी वजह से फिर इनको इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। दैट्स वाई आपको पता है कि उसके लिए फिर हम जो है कुछ मेडिसिन देते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स देते हैं, कुछ वैक्सीनेशन करवाते हैं। कार्डियक में क्या होगा, एक तो वी हैव द ट्रांसफ्यूजन की वजह से आयरन ओवरलोड हो जाएगा, वो प्रॉब्लम आएगी। दूसरा ये कि इन लोगों के अंदर एनीमिया होता है, उसकी वजह से भी हार्ट फेलियर की तरफ जाएगा। कार्डियोमेगली है और मायोपैथी है। दिस एक्चुअली शोइंग द ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस, हेपेटिक सिक्वेस्ट्रेशन, कोलिलिथिएसिस, गॉलस्टोन्स बनेंगे कौन से, बिलीरुबिन वाले, पिगमेंटेड वाले। रीनल में क्या होगा, उसको जब ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा प्रॉपर, तो उसकी वजह से क्या होगा कि मतलब यूरिन जो है वो एन्यूरेसिस हो जाएगा, हिमेचूरिया होगा, पेपिलरी नेक्रोसिस होगी, क्रोनिक रीनल फेलियर होगा। इस वजह से कहते हैं कि इन लोगों की ज़्यादातर जो डेथ होती है वो या तो पल्मनरी डिजीज़ की वजह से होती है या रीनल डिजीज़ की वजह से होती है। वर्टिब्रल कोलैप्स, ऑस्टियोपोरोसिस इन लोगों में होगा। ए वैस्कुलर नेक्रोसिस, मोस्ट कॉमनली फेमरल हेड का। प्रेपेजम होगा विच इज़ एक्चुअली इरेक्शन। लेग अल्सरेशन होगी, अल्सर्स बन जाएंगे। दिस एक्चुअली शोइंग द सिकल सेल। और ये न्यूक्लिएटेड रेड सेल होता है, दिस इज़ एक्चुअली होल जॉली बॉडीज़। ये क्यों होगा, क्योंकि स्प्लीन नहीं है। और आपको पता है स्प्लीन जो होती है ये आरबीसीज़ के न्यूक्लियस को रिमूव करने में हेल्प करती है। जब वो स्प्लीन नहीं होगी तो आरबीसीज़ के न्यूक्लियस अंदर ही रहेंगे। दिस इज़ एक्चुअली द होल जॉली बॉडीज़ जो आपको स्प्लीन में मिलती हैं, रिमेंबर दिस। तो ब्लड फिल्म में आपको ये मिलेगा और इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होगा जिसमें आपको क्या मिलेगी, HBS मिलेगी। ठीक है, HBS ट्रेट में ये मिलेगी और HBC ट्रेट जो एक दूसरा होता है उसमें ये मिलेगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस। सुबह आपने एक पिक्चर देख लिया, आपके माइंड में बहुत सी चीज़ें आ गई होंगी। अब इसको डिस्कस करते हैं क्लिनिकल फीचर्स को यहाँ से स्टेप अप से ही। क्रोनिक हीमोलिटिक एनीमिया, बहुत अरसे से बॉडी में क्या चल रहा है कि जो सिकल्स बने हुए थे वो टूटते जा रहे हैं, आरबीसीज़ की डिस्ट्रक्शन हो रही है, तो बॉडी में एनीमिया हो गया, हीमोलिटिक एनीमिया हो गया। तो अब स्किन पे क्या इफेक्ट आएगा, स्किन पेल हो जाएगी इन लोगों की, जॉन्डिस होगा, हमें मैनिफेस्ट होगा जॉन्डिस। ग्रोथ कैसी होगी ऐसे बच्चों की जिनके अंदर एनीमिया है, डिलेड ग्रोथ होगी, डिलेड मैच्योरेशन होगी, स्पेशली बॉयज़ के अंदर मैनिफेस्ट होगा। हार्ट पे क्या होगा, एनीमिया की वजह से हार्ट फेलियर की तरफ जा सकता है, हाई आउटपुट हार्ट फेलियर, उसको कंपनसेशन करने की वजह से। और इसके अलावा इन लोगों के अंदर जो है वही हमने पढ़ा कि हीमोलिटिक एनीमिया क्योंकि हो रहा होता है तो ब्लड के अंदर जो है वो हीमोलिसिस की वजह से जॉन्डिस हो जाता है, बिलीरुबिन एक्सेस होने की वजह से। और इसके अलावा क्या है, गॉलस्टोन्स बनते हैं। ठीक है, देन द एक्यूट वेज़ोइक्लूजन। एक्यूट मतलब एकदम से वेजल ब्लॉक हो गई, फिर क्या होगा, ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। किडनी अगर इधर से स्टार्ट करें बोन से, तो बोन के अंदर एकदम से वेसल ब्लॉक हो गई है, बोन को ब्लड जाना बंद हो गया, बोन इन्फार्क्ट हो जाएगा, एकदम से पेशेंट को सीवियर पेन होगी, पेन क्राइसिस, बोन पेन मल्टीपल साइड्स पे, फॉर एग्जांपल टीबिया, ह्यूमरस, फीमर। ठीक है, और पेन जो है ये सेल्फ लिमिटेड होती है, वो ठीक हो जाती है 2 से 7 दिन तक।
देन वी हैव द जॉइंट के अंदर क्या होगा, वहाँ पर भी अगर हम देखें कि हमने देखा था कि ए वेस्कुलर नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ द नो ब्लड सप्लाई। क्या होगा कि ए वेस्कुलर नेक्रोसिस हो जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली आपको नज़र आता है फीमेल हेड के ऊपर नेक्रोसिस होती है, जिसके लिए एक्सरे जो होता है वो फर्स्ट चॉइस होती है। हम एक्सरे से चेक कर लेते हैं फीमेल हेड को, और जो मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट होता है वो होता है MRI। ठीक है, तो वो हमने देख लिया ए वेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमेल हेड। फिर हम देख लेते हैं अपने हैंड फिट सिंड्रोम। मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से स्वेलिंग हुई हुई थी हमारे हैंड्स की, उसी तरह फुट की भी हो रही होती है। दैट इज़ एक्चुअली बिकॉज के जो हमारी मेटाकार्पल और मेटाटार्सल बोन्स होती हैं उनको ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा होता है वेस्कुलर नेक्रोसिस की वजह से। फिर क्या होता है कि फ़र्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ सिकल सेल डिजीज़ यही आती है, और ज़्यादातर बच्चों के अंदर इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड में आती है 4 to 6 मंथ्स के बच्चों के अंदर। तो पीड्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपने हैंड फुट सिंड्रोम नहीं भूलना। बच्चे आपके पास आएंगे इस तरह के हाथ लेके स्वेलिंग हुई होगी और पाँव लेके। देन वी हैव द एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम। दिस इज़ ऑल्सो बिकॉज के जो है उसको ब्लड मतलब नहीं हो रहा, पल्मोनरी इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तो चेस्ट पेन, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ, पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स के साथ, हाइपोक्सिया के साथ, और निमोनिया की तरह के सिम्टम्स आ रहे होंगे इन लोगों को। फिर हार्ट के अंदर क्या होगा, हार्ट की अगर बात करें मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाएगा ऐसे लोगों को। स्प्लीन की बात करें तो स्प्लीनिक इन्फेक्शन हो जाएगा, ऑटोस्प्लीनेक्टमी हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों के अंदर तो ये स्प्लीन लार्ज होती है, लेकिन 4 years ऑफ एज के बाद पैल्पेट होना बंद हो जाती है बिकॉज ऑफ द ऑटोस्प्लीनेक्टमी। किडनी जो है वो आपको क्या उसके अंदर आएगा, रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस हो जाएगा, हिमेचूरिया होगा जो भी हम देखा भी पिक्चर में, तो रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस आपने याद रखना है। देन ब्रेन के अंदर क्या होगा, स्ट्रोक हो जाएगा। प्रेजेंट जो है ये बात की इरेक्शन हो जाती है, और ये इरेक्शन जो है ये 30 मिनट से 3 आवर्स तक रहती है। 3 आवर्स से ज़्यादा जो है रेयर होती है। और ये इरेक्शन जो है कब ठीक हो जाती है कि जब पेशेंट जो है वो यूरिन पास कर लेता है लाइट एक्सरसाइज के बाद या आफ्टर कोल्ड शॉवर। तो इन पेशेंट्स को हम हाइड्रोलाजीन, नाइफ्टिपीन, एंटी एंड्रोजेंस देते हैं लाइक स्टिलबेस्ट्रोल, जिसकी वजह से फर्दर एपिसोड जो हैं वो नहीं होते। सो ये सारी ही एक्यूट वेजोइक्लूजन। नेक्स्ट इज़ द क्रॉनिक वेजोइक्लूजन। क्रॉनिक में क्या होगा, एक तो अल्सर्स मिलेंगे लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के, मोस्ट कॉमनली भी ज़्यादातर जो लेटरल मेलियोलस होगा वहाँ पर। और आई की मैनिफेस्टेशंस क्या होंगी, जैसे हमने देखा रेटिनल इन्फार्क्ट्स, विट्रस हैमरेजेस, proliferative retinopathy and retinal detachment. देन द क्रॉनिक पेन इन लोगों में होता है क्रॉनिकली अगर बात करें। ठीक है, सो ये बात आ जाती है। उसके बाद जो है आपने एक होता है स्प्लीनिक सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस। उसमें क्या होता है कि एकदम से बहुत ज़्यादा ब्लड जो है स्प्लीन में इकट्ठा हो जाता है, तो पेशेंट की जो स्प्लीन होती है एकदम से बड़ी हो जाती है, स्प्लीनोमेगैली हो जाती है। और ये लोग बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इन लोगों को जो है ना हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाए। ठीक है, सो याद रखना है ऑटोस्प्लीनेक्टमी तो होती है, लेकिन कभी कभार ऐसे होता है कि स्प्लीन इनलार्ज भी कर सकती है बिकॉज ऑफ द सिक्वेस्ट्रेशन ब्लड। देन ए प्लास्टिक क्राइसिस में जो आपने बात याद रखनी है सबसे पहले वो ये कि ए प्लास्टिक क्राइसिस इन लोगों को होगा तब जब इनकी बोन मैरो के अंदर एक वायरस, मोस्ट प्रोबेबली जो होता है ना ह्यूमन पार्वो वायरस, आपको पता होगा इसका नाम, इसको बहुत पसंद है बोन मैरो। ये जब भी अटैक करता है हमारी बोन मैरो के ऊपर करता है। पार्वो वायरस B19 ये जब इन्फेक्ट करता है हमारी बोन मैरो को, तो अब हो क्या रहा था बॉडी में कि इतनी ज़्यादा सेल्स ब्रेक कर रहे थे, अनीमिया हुआ था, RBCs टूटते जा रहे थे, तो बोन मैरो हमारी जो है वो काम कर रही थी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स बना रही थी कि किस तरह कॉम्पनसेट कर लूँ। रेटिकुलर साइट उसका बढ़ा हुआ था, लेकिन एकदम से क्या हुआ, इनकी बोन मैरो के अंदर ये वायरस का इन्फेक्शन हुआ और बोन मैरो क्या हो गई, बस हो गई कि अब मैं और सेल्स नहीं बना सकती। तो इनके अंदर एकदम से क्या होगा, ए प्लास्टिक अनीमिया हो जाएगा। इसको कहते हैं ए प्लास्टिक क्राइसिस, कि अब नए सेल्स बनना बंद हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस वायरल इन्फेक्शन। तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसी के अंदर ए प्लास्टिक क्राइसिस हो गया, एक तो उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस भी आएंगी, लेकिन लैब डायग्नोसिस में अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द बेस्ट इनिशियल टेस्ट
to diagnose for the aplastic crisis in the patients of sickle cell disease, तो that is reticulocyte count, कि जो सिकल सेल डिजीज़ में नॉर्मली ज़्यादा हुआ था बिकॉज ऑफ हीमोलाइसिस, अब एकदम से एप्लास्टिक क्राइसिस में कम होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि ये पेशेंट एप्लास्टिक क्राइसिस में है, सो वी हैव टू ट्रीट इट। नेक्स्ट इज़ द इन्फेक्शन कॉम्प्लिकेशंस में क्या है कि ऑब्वियसली बताया कि जो फंक्शनल एस्प्लीनिया हो जाता है तो बहुत से चांसेस हो जाते हैं बहुत से इन्फेक्शंस होने के, लाइक साल्मोनेला ऑस्टियोमाइलाइटिस, ज़्यादातर जो इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और इसके अलावा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ठीक है, इस तरह के। तो इस वजह से हमें इन लोगों को वैक्सीनेशंस भी देनी है। सो दीज आर द क्लिनिकल फीचर्स। सिंपल इज़ द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। सबसे पहले हम इन लोगों की सीबीसी करवा लेंगे, तो सीबीसी में हमें क्या मिलेगा, अनीमिया मिल जाएगा। इसके अलावा हम इन लोगों की जो है वो मोस्ट कॉमनली हमें अनीमिया मिल जाता है। फिर पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में हमें क्या मिलेगा, अभी हमने उस पिक्चर भी देखी है, सिकल शेप्ड सेल्स मिलेंगे, हाउल जॉडी बॉडीज़ मिलेंगी। इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमें क्या मिल जाएगा, अभी हम देखा भी HbS मिल जाएगा। इन लोगों के रेटिक्स क्या होंगे, इंक्रीज़ हुए होंगे। सो बेस्ट इनिशियल टेस्ट अगर आपसे कोई पूछे तो डैट इज़ पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, बेस्ट इनिशियल टेस्ट। अगर आपने किसी पेशेंट का सबसे पहला टेस्ट करना है इन लोगों का तो दैट इज़ ब्लड स्मीयर, लेकिन मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट दैट इज़ इलेक्ट्रोफोरेसिस। मोस्ट एक्यूरेट के मतलब ये होता है कि इसके बाद आपको कोई टेस्ट करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसने तो पक्का पक्का श्योर आपको बता दिया, ठीक है। सो दिस इज़ अ डिफरेंस कि बेस्ट इनिशियल टेस्ट इज़ पेरिफेरल ब्लड स्मीयर एंड मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट इज़ इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। सो ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो हमारा ये मसला है कि हमने पेशेंट की, अगर वो जो क्राइसिस हुआ है पेशेंट को, तो उसका ट्रीटमेंट करना है। क्राइसिस मींस कि उसको एसिडोसिस हुई हुई है तो उसको ट्रीट करना है, उसको हाइपोक्सिया हुआ है तो उसको ट्रीट करना है, कैसे ऑक्सीजन उसकी पूरी करनी है, ठीक है। अगर उसको जो है वो डिहाइड्रेशन हुई हुई है तो उसको हाइड्रेट करना है, ठीक है। अगर उसको डिहाइड्रेशन हुई हुई है, अच्छा उसका टेम्परेचर ख़राब हुआ मींस बहुत ठंड की वजह से उसको ये प्लास्टिक क्राइसिस हुआ, तो आप उसके टेम्परेचर को मेंटेन करोगे। अगर उसको बहुत ज़्यादा पेन है, ठीक है, तो उसको आप एनाल्जेसिया दोगे। अगर उसको जो है वो हो रहा है क्या, अगर हम बात करें कि उसको इन्फेक्शन है जिसकी वजह से उसको प्लास्टिक है तो इसके इन्फेक्शन को ट्रीट करोगे, एंटीबायोटिक्स दोगे। अगर उसको फ़ीवर है तो उसको ट्रीट करोगे। मींस क्राइसिस जिसने सिकल सेल डिजीज़ के एकदम से करवाया उसको ट्रीट किया आपने सबसे पहले। तो प्रिवेंशन ऑफ क्राइसिस कैसे कर सकते हो, वो तो ट्रीटमेंट है ना। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हो कि आपने कहना है कि प्लीज़ हाई ऑल्टीट्यूड्स पे ना जाएं, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, डैट कैन प्रेसिपिटेट योर डिजीज़। अपना फ्लूइड इंटेक ज़्यादा रखें। अगर आपको कोई इन्फेक्शन या फ़ीवर फील होता है जल्दी से आप हर डॉक्टर के पास आएँ। सुकून से नहीं बैठना आपने जब तक डॉक्टर के पास नहीं आएंगे, उसको ट्रीट नहीं करेंगे। फिर क्या है, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वैक्सीनेशन करवा लें। जो ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक इनकैप्सुलेटेड निज़ीरिया मेनिंजिटिस है, हीमोफिलस है और निमोकोकस है। इसके अलावा बच्चों के अंदर जो 5 ईयर से कम होते हैं उनके अंदर हम प्रोफिलेक्टिव पेनिसिलिन देते हैं। अगर इन लोगों के अंदर इन्फेक्शंस हो तो उसको ट्रीट कैसे करेंगे, ये तो प्रिवेंशन थी ना। देखिए इन्फेक्शंस के लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि आप एक पूरे कल्चर का वेट करें और WBC काउंट आप जब तक नहीं चेक करवाएंगे। पेशेंट को फ़ीवर है ना, साथ ही इन्फेक्शन को ट्रीट, बस सोच लें कि इन लोगों के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है तो साथ ही पेशेंट को सेफ्ट्राइक्सोन, लीवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन स्टार्ट करवा दें। देन इसे मैनेजमेंट ऑफ एनीमिया, इन लोगों के अंदर जो एनीमिया हुआ है उसको आप कैसे मैनेज करोगे। फॉलिक एसिड दे दोगे इन लोगों को, ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे दोगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन किस केस में दोगे, जब उसके अंदर आपको लग रहा है कि इनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम के साथ, स्ट्रोक के साथ, प्रिप्रिज्म के साथ, विजुअल डिस्टर्बेंसेस के साथ पेशेंट आ रहे हैं, सो यू शुड सजेस्ट कि पेशेंट को जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है। देन इज़ अ मैनेजमेंट ऑफ पेन क्राइसिस। पेन क्राइसिस के लिए हम क्या देंगे, मॉर्फिन दे दें। और इसके अलावा क्या है कि अगर तो उसको माइल्ड एपिसोड है तो ओरल हाइड्रेशन करेंगे इन लोगों की। अगर स्वीयर एपिसोड्स हैं तो IV फ्लूइड्स नॉर्मल सेलाइन के साथ देंगे। और फिर हाइड्रोक्सी यूरिया ये क्या करवाएगा, ये HbF का लेवल ज़्यादा करवाता है, फीटल हीमोग्लोबिन, पहले भी हमने पढ़ा हुआ है।
और वेजो एक्लूजन जो है उसको कम करती है। देन वी हैव द बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ये उन लोगों में करवाते हैं जिनका मैचिंग डोनर मिल जाए, लेकिन अगर नहीं मिलता तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते इन लोगों के लिए। सो दीज आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस। सबसे पहले क्राइसिस को ट्रीट करो, इन्फेक्शंस को प्रिवेंट और ट्रीट करो, एनीमिया को मैनेज करो, पेन को मैनेज करो, हाइड्रोक्सी यूरिया दो, और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन अगर मिलता है आपको मैचिंग डोनर तो आप वो दे दो। So look for an African American with sudden severe chest pain, back and thighs pain, प्लस एंड माइनस फीवर, तो साथ ही उसको जो है वो सिकल सेल कंसिडर करो, ठीक है। और व्हाट लोअर्स मोर्टेलिटी इन द पेशेंट्स ऑफ सिकल सेल डिजीज़ इज़ यू हैव टू गिव हाइड्रोक्सीयूरिया एंड यू हैव टू गिव एंटीबायोटिक्स इफ़ यू आर सस्पेक्टिंग फीवर। दैट्स हाउ यू कैन सेव योर पेशेंट फ्रॉम डाइंग। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट द मल्टीपल माइलोमा। एक दफ़ा रीड कर लें फिर हम इसका सिनेरियो डिस्कस करते हैं मल्टीपल माइलोमा का। सबसे पहले क्या है, 70 years old male, 3 months history of fever, bone pains, back, ribs, recurrent UTIs. On examination she is pale, she लिखा हुआ ही होना चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा मतलब फ़ीवर हुआ उसको, टेंडरनेस इन द बायलेटरल फ्लैंक एरियाज मीन्स कि किडनी की भी प्रॉब्लम है, और इसके अलावा ये है कि इसका हीमोग्लोबिन कम हुआ है, सीरम क्रेटिनिन जो है इसका एलिवेटेड है, ब्लड यूरिया एलिवेटेड है, सीरम कैल्शियम जो है वो एलिवेटेड है, सीरम यूरिक एसिड लेवल जो है वो एलिवेटेड है, टोटल प्रोटीन्स आपको जो है वो ज़्यादा मिल रही हैं। लेकिन अगर बात करें कि एल्ब्यूमिन ज़्यादा मिल रही है, एल्ब्यूमिन की वजह से टोटल प्रोटीन ज़्यादा है या ग्लोबुलिन की वजह से, तो एल्ब्यूमिन नॉर्मल है लेकिन ग्लोबुलिन जो है वो ज़्यादा हुआ है। सो इस तरह से आपको एक सिनेरियो मिल रहा है किसका, मल्टीपल माइलोमा का। अब इसको टॉपिक डिस्कस करते हैं और इसको जो है डिस्कस करते हैं कि क्यों ये सारी चीज़ें जो है वो आ रही हैं। सो मल्टीपल माइलोमा होता क्या है, इसमें होता क्या है कि जो हमारे प्लाज्मा सेल्स होते हैं उनका कैंसर हो जाता है, न्यूप्लाज्म बन जाता है। प्लाज्मा सेल्स जो हैं वो क्या कर रहे होते हैं, एंटीबॉडीज़ बना रहे होते हैं। अब एंटीबॉडीज़ जो हैं वो डिफरेंट तरह की होती हैं, आईजीजी होती हैं, आईजीएम होती हैं, आईजीई होती हैं, आईजीडी होती हैं, सारी डिफरेंट होती हैं ना, गेम्ड होती हैं पूरी। तो अब इनमें कौन सी एंटीबॉडीज़ ज़्यादा होंगी, वो कहते हैं मोनोक्लोनल इम्यूनोग्लोबुलिन्स, मतलब उनमें से कोई एक एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा हो जाती है, सारी ज़्यादा नहीं होती, 5 तरह की है ना, उनमें से एक कोई ज़्यादा हो जाती है और उसका कैंसर बन जाता है, वो ज़्यादा होती। अब बाकी जो एंटीबॉडीज़ होंगी वो होंगी नहीं। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये जी थी और ये एम थी और एम इतनी ज़्यादा हो गई है या जी इतनी ज़्यादा हो गई है, तो अगर एक ऐसा बैक्टीरिया आ गया जिसको मारना था जी ने, लेकिन बॉडी में एम है, सिर्फ एम ही है, तो ये बैक्टीरिया मरेगा? नहीं मरेगा, ठीक है। तो कोई भी बैक्टीरिया है ना, एक स्टार बैक्टीरिया, एक सर्कल बैक्टीरिया, एक ट्रायंगल बैक्टीरिया है, तो उसके लिए एक स्पेसिफ़िक एंटीबॉडी चाहिए होती है। लेकिन अगर बॉडी में एक तरह की एंटीबॉडीज़ होंगी तो कोई स्पेसिफ़िक बैक्टीरिया को मारना था एक एंटीबॉडी ने, वो होगी नहीं, तो वो बैक्टीरिया जो है वो किल नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात ये होती है कि ये जो एंटीबॉडीज़ ज़्यादा अमाउंट में बन रही होती है ना, ये एबनॉर्मल होती हैं, सही होती कोई नहीं। मतलब इन्होंने ये नहीं है कि बॉडी में कोई इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरिया आ गया तो अब ये एंटीबॉडीज़ जो है बहुत अच्छी हैं, इन्होंने सारे इन्फेक्शन को ट्रीट कर देना है। मसले की बात ये है कि ये एंटीबॉडीज़ किसी काबिल नहीं है, ठीक है, बस अमाउंट में ज़्यादा हैं और काम इनका कोई नहीं है, एबनॉर्मल बन रही हैं, तो इन्फेक्शन ट्रीट नहीं हो पाएगा इन लोगों का। सो दिस इज़ एक्चुअली द केस कि मोनोक्लोनल एक तरह की एंटीबॉडी ज़्यादा हो जाएंगी। एज क्या है, आफ्टर द एज ऑफ 50। मसले की बात है ना कि बूढ़े लोगों में हो रहा है ये मसला, बूढ़े लोगों में तो आगे इन्फेक्शन जो है वो अगर हो जाए तो वो बचते नहीं हैं। तो इसमें तो पेशेंट्स की मैं बताती हूँ, इसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है ना 5 years की, वो लेस दैन 10% होती है। ज़्यादातर लोग अगर ट्रीटमेंट ले ही लेते तो वो महीनों में मर जाते हैं, और अगर वो ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं तो 3 साल तक या 4 साल तक सर्वाइव करते हैं एंड देन दे डाई, ठीक है।
डाई जो है वो एक तो आपने देख लिया कि इन्फेक्शन की वजह से उनकी डेथ होगी, दूसरा भी देखते हैं क्यों होगी डेथ। इन लोगों के अंदर ये तीनों चीज़ें क्यों हो रही हैं, आरबीसीज भी कम हो गए हैं, ल्यूकीमिया भी हो गया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी हो गया। सिंपल सी बात है, अगर बॉडी में प्लाज्मा सेल ज़्यादा हो जाएंगे ना, दो तरह की सेल लाइंस होती हैं, आपको पता है स्टेम सेल होता है सबसे पहले, दो तरह की सेल लाइंस होती है, एक माइलॉइड लीनिएज होती है और दूसरी लिम्फॉइड लीनिएज होती है। लिम्फॉइड लीनिएज के अंदर प्लाज्मा सेल्स आते हैं और माइलॉइड लीनिएज के अंदर हमारे आरबीसीज, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसीज बाकी वाले सारे आते हैं। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली लीनिएज का काम ज़्यादा हो जाएगा, प्लाज्मा सेल ज़्यादा हो जाएंगे बॉडी में, तो वो हमारी बोन मैरो के अंदर ज़्यादा हो रहे हैं ना, तो बोन मैरो में बाकी जो सेल्स होंगे वो सारे कम हो जाएंगे। ठीक है, जब एक चीज़ का कैंसर बना होगा वो बाकी सारे चीज़ों को सप्रेस करेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ द केस। अब नेक्स्ट से हम करते हैं बाकी।